एपिसोड की शुरुआत होती है उस अनोखे आसमान से जिसे पूरी दुनिया ने देखा। न्यूज़ चैनलों पर यह घटना हर जगह वायरल हो चुकी है। सोल और ये वेंजे भी इसे देख रहे हैं। ये वेंजे पूछती है, आखिर ये कैसे हुआ? तो सोल एक चौंकाने वाली थ्योरी रखता है। आसमान में असल में कुछ नहीं हुआ, ये किसी का बड़ा छलावा है। पर सवाल ये है, कैसे? अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑगी ने जिस नैनो फाइबर का इन्वेंशन किया है वो आखिर चीज़ क्या है। हमें पता चलता है कि ये नैनो फाइबर इंसानी बाल से 300 गुना पतला है, मतलब इसे इंसानी आंखें नहीं देख पाएंगी, और ये स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं कि एक फाइनल टेस्ट चल रहा है जिसमें एक डायमंड रखा गया है। डायमंड को नैनो फाइबर के पतले धागों से गुजारा जाता है और फाइनल रिजल्ट चेक करने पर पता चलता है कि डायमंड जैसे हार्ड सब्सटेंस के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ये टेस्ट सफल रहा। ये देख कंपनी के सारे लोग बहुत खुश थे, लेकिन हम देखते हैं कि ओगी को वो काउंटडाउन अब भी दिख रहा है और उसके पास अब बस 7 मिनट हैं। ओगी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो यहाँ सबसे कहती है कि उन्हें यह नैनो फाइबर बनाना बंद करना होगा और कंपनी से बाहर आ जाती है। यहाँ ओगी बहुत डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि उसकी मौत होने वाली है, क्योंकि उस अनजान लड़की ने भी यही बोला था कि अगर काउंटडाउन 0 हुआ तो उसकी मौत पक्की है। लेकिन वह काउंटडाउन आखिरकार बंद हो जाता है। ये देख ओगी चैन की सांस लेती है। मतलब अब तक उस अनजान लड़की ने जो कहा था वो सब कुछ सच साबित हुआ है, क्योंकि जैसे ही ओगी ने नैनो फाइबर बनाने के लिए कंपनी को मना किया, वैसे ही काउंटडाउन रुक गया। तभी ओगी के सामने क्लेरेंस आ जाता है। वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि हम एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। अब ये दोनों क्लेरेंस के ऑफिस में हैं, जहां क्लेरेंस ओगी से कुछ सवाल करता है कि क्या वो माइक एवेंस को जानती है। वो ना में जवाब देती है। हमें ये भी पता चलता है कि माइक एवेंस दुनिया की सबसे बड़ी ओनेल कंपनी का मालिक है। क्लेरेंस पूछता है कि तुमने कंपनी को नैनो फाइबर बनाने से मना क्यों किया? तब ओगी कहती है कि उसे काउंटडाउन दिख रहा था और एक लड़की ने बोला कि नैनो फाइबर बनाना बंद कर दो, और तब से काउंटडाउन बंद हो गया है। क्लेरेंस उसी रात की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें वो लड़की ओगी से मिली थी, लेकिन हैरानी की बात थी उसमें सिर्फ ओगी दिख रही थी और वो लड़की फुटेज से गायब थी। लेकिन ओगी की सिगरेट उसी लड़की ने जलाई थी जो फुटेज में आ गया था। मतलब क्लेरेंस ओगी की बात पर यकीन कर रहा था। यहाँ ये भी पता चलता है कि जितने भी साइंटिस्ट की मौत हुई है उन्हें भी ये ओगी जैसा काउंटडाउन दिख रहा था। जिन साइंटिस्ट ने अपना काम छोड़ दिया वह तो बच गए और बाकी मारे गए। मतलब पहले एपिसोड में जिस साइंटिस्ट की मौत हुई थी उसने अपने घर की दीवार पर वो काउंटडाउन लिखा हुआ था जो उसे भी दिख रहा था, और आखिरकार उसकी मौत हो गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओगी सोल को कॉल कर रही है, लेकिन सोल 2 लड़कियों के साथ बैठकर चिल कर रहा है। जैसा मैंने बताया था कि यह बंदा लाइफ में बस चिल करना चाहता है। अब अगले दिन जब ओगी अपने घर का दरवाजा खोलती है तो सोल उसके घर के बाहर सो रहा था। मतलब वो पिछली रात शराब पी रहा था। तब उसे ओगी की मिस्ड कॉल्स दिखी और फिर वो ओगी के घर के बाहर ही वेट करता करता सो गया। सोल ओगी से पूछता है कि क्या हुआ, तो ओगी बताती है कि उसे काउंटडाउन रोकने के लिए नैनो फाइबर बंद करना पड़ा और अब उसे उसकी कंपनी से ही निकालने की बात चल रही है। ओगी कहती है कि उसे सोल की ज़रूरत थी, लेकिन वो अपना चिल कर रहा था। ओगी का कहना था कि सोल का बचपना ही खत्म नहीं हो रहा है, और पहले जब ये दोनों रिलेशनशिप में थे तब उसे सोल का ये बचपना पसंद था, लेकिन अब नहीं। शायद वक्त के साथ सबको बदल जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है 1968 इनर मंगोलिया। चाइना में हमें रेड कॉस्ट बेस दिखाया जाता है, जहां भारी दुनिया से कांटेक्ट करने के लिए लगातार रेडियो डिस्क के थ्रू मैसेज भेजे जा रहे हैं। ये वेंजे अपने यंग के साथ बैठी है। वो कहती है कि इस बेस से पिछले कई सालों से मैसेज भेजे जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला है, और इस चीज़ को वो फर्मी पैराडॉक्स कहती है। वो एक्सप्लेन करती है कि दरअसल फर्मी पैराडॉक्स एक क्वेश्चन से आया था जो एनरिको फर्मी ने अपने दोस्तों से पूछा था कि ये गैलेक्सी, ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, यहाँ इतने सारे स्टार्स हैं, उनमें से किसी स्टार में कहीं तो कोई हमारे पृथ्वी जैसा प्लेनेट होगा जिसमें हम इंसानों जैसी जिंदगी होगी, मतलब एलियंस होंगे, लेकिन वो एलियंस है कहाँ? और आज तक कभी उनके होने का कोई सॉलिड प्रूफ क्यों नहीं है? और यही है फर्मी पैराडॉक्स। इस बात से उसे समझ आता है कि हमारे ट्रांसमीटर का सिग्नल बहुत वीक है और इस वजह से हम कभी भी किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये वेंजे एक कंक्लूजन पर आती है कि सूरज के जरिए वह अपना सिग्नल स्ट्रैंग कर सकते हैं। मतलब ये बेस सूरज की तरफ अपना सिग्नल भेजकर उस सिग्नल को और एम्पलीफाई कर सकते हैं ताकि वह किसी एलियन स्पीशीज तक पहुंच सके। लेकिन बेस का इंचार्ज ऐसा करने की परमिशन नहीं देता है।
हालांकि ये वेंजे इसका उल्टा ही करती है। वो रेडियो डिस्क को सूरज की ओर मोड़ देती है और रेडियो मैसेज सूरज की तरफ चला जाता है, जिसका मतलब इस बार का ट्रांसमिशन पहले के तुलना में ज़्यादा स्ट्रैंग होगा। अब सीन शिफ्ट होता है। प्रेजेंट टाइम पर हम देखते हैं कि जिन दोबारा से उस वीआर हेडसेट को पहनकर गेम में एंटर करती है। इस बार गेम में बर्फीला एनवायरनमेंट था, जहां वह गेम के 2 कैरेक्टर्स काउंट और उसकी फॉलोअर से मिलती है। अब यह गेम बहुत ही रियलिस्टिक था, तो जिन इसे खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। जिन अपना गेमिंग नेम कॉपरनिकस रखती है और काउंट कहता है कि तुम्हारा मिशन है इस दुनिया की, मतलब इस गेमिंग वर्ल्ड की मिस्ट्री सॉल्व करना। इस वक्त जिन लेवल 1 पर है। अब आप इस गेम के बारे में थोड़ा समझ लो। इस गेम में 2 टाइप के एरा चलते हैं। एक स्टेबल एरा जहां मौसम अच्छा रहता है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, और दूसरा है क्योटिक एरा जहां मौसम बहुत ही एक्सट्रीम हो जाता है। मतलब इतनी गर्मी पड़ती है कि इंसान उस गर्मी से झुलस कर मर जाए, और या फिर हद से ज़्यादा ठंड पड़ती है जहां इंसान बर्फ से जमकर टूट जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर केओटिक एरा सिविलाइजेशन के रहने लायक नहीं रहता है। अब जो प्लेयर इस गेम में एंटर करता है, उसे यहाँ के राजा को सूरज की मूवमेंट के बारे में सही जानकारी देनी होती है कि मतलब ये सूरज यहाँ कैसे मूव करेगा, जिससे ये मिस्ट्री सॉल्व होगी कि स्टेबल एरा कब आएगा और कितने टाइम तक रहेगा। अगर प्लेयर इस एरा की मिस्ट्री को सॉल्व करने में नाकामयाब रहते हैं तो ये सिविलाइजेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, और अब तक ये सिविलाइजेशन ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पर इस गेम में जो एआई कैरेक्टर्स हैं, इनके पास केओटिक एरा में सर्वाइव करने का भी तरीका है। मतलब ये कैरेक्टर्स केओटिक एरा में अपने आप को बचा पाते हैं ताकि स्टेबल एरा में अपनी ज़िंदगी दोबारा से जी सकें। इस सर्वाइवल प्रोसेस का नाम है डिहाइड्रेट और हाइड्रेट। डिहाइड्रेट में हम देखते हैं कि इन कैरेक्टर्स की बॉडी सिकुड़ जाती है और सिर्फ भारी स्किन रह जाती है, जिसे संभाल कर रखा जाता है। मतलब इस प्रोसेस में ये कैरेक्टर्स मरते नहीं हैं, बस अपने आप को इस स्किन में बदल लेते हैं, और जब स्टेबल एरा आता है तब इनकी यही स्किन को पानी में डाल दिया जाता है, और इस प्रोसेस को हाइड्रेट कहते हैं, और पानी में जाकर ये स्किन दोबारा से जिंदा हो जाती है। फिलहाल इस एपिसोड में गेम के बारे में इतना ही बताया गया है। जिन गेम से बाहर आती है और ये हेडसेट जैक को दिखाती है। जैक इसे पहनते ही हैरान रह जाता है, लेकिन जैसे ही वो गेम में घुसता है, वहाँ एक लड़की जिसके हाथ में कटाना है, उसे बिना निमंत्रण होने के कारण उसकी जान ले लेती है। जैक तुरंत हैंडसेट उतार देता है और डर के मारे कहता है, ये टेक्नोलॉजी आज से 150 साल आगे की है, क्योंकि इसमें ना तो कोई स्क्रीन है, ना हेडफोन जैक, और ना ही कोई चार्जिंग पोर्ट है। जैक कहता है कि अगर ये गेम किसी कंपनी ने बनाया होता तो इसमें उनकी ब्रांडिंग ज़रूर होती। तब जिन कहती है कि वेरा मरने से पहले यही गेम खेल रही थी। वो गेम का मिशन बताती है कि इस गेम में सूरज की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना है। तब जैक कहता है कि नहीं, ये गेम इस बोरिंग मिशन के लिए तो नहीं बनाया होगा, इसके पीछे कोई बड़ा रीज़न ज़रूर होगा। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सीन आता है जिसमें पता चलता है कि क्लेरेंस ने जिन का फ़ोन हैक कर रखा है और वो अपने ऑफिस से जिन और जैक के बीच हुई सारी बातें सुन रहा है। तो इसका मतलब अब क्लेरेंस को हेडसेट के बारे में पता चल गया है। अगले सीन में हम जैक को अपने घर में देखते हैं, जहां उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें वही हेडसेट होता है, और एक कार्ड में लिखा था वी इनवाइट यू टू प्ले। जैक अब हेडसेट को पहनकर गेम में एंटर करता है और इसको भी गेम का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। दूसरी ओर क्लेरेंस अपनी वाइफ की कब्र के सामने बैठा है। उसके पास वही अनजान लड़की आती है जो ओगी से भी मिली थी। इनके बीच कुछ बातें होती हैं जिससे पता चलता है कि क्लेरेंस की वाइफ को कैंसर था, जिस वजह से उसकी मौत हुई थी। वो अनजान लड़की बताती है कि उसके फादर को किसी ने सर पर गोली मार दी थी और वो यहाँ अपने फादर की कब्र के पास आई हुई है। क्लेरेंस को उसकी बातें अजीब लगती है तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में हमें पता चलता है कि वो लड़की झूठ बोल रही थी, क्योंकि वहाँ किसी और की कब्र थी जिसकी मौत 1909 में हुई थी। अगले सीन में हम विल डाउनिंग को देखते हैं, जिसे जस्ट अभी पता चला है कि उसे स्टेज 4 पैंक्रियाज कैंसर है, जो उसके पूरे शरीर में फैल चुका है और उसके पास मुश्किल से 2 से 6 महीनों का वक्त है। ये सीन बहुत छोटा सा दिखाया गया है, लेकिन सच में इस सीन में जो विल की बेबसी है वो हम तक ज़रूर पहुंचती है। एज ए व्यूअर आप विल को फील कर पाओगे कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है। ये बात वो जैक को बताता है और जैक भी बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो विल को हौसला देता है। उसे कहता है कि हार मत मानना। यहाँ ये भी एस्टेब्लिश किया गया है कि विल और जैक की दोस्ती कितनी गहरी है। खैर, हम आगे देखते हैं कि जिन फिर से गेम खेल रही है। अब वो राजा के सामने है और काउंट अपने एक मेथड से राजा को बताता है कि केओटिक एरा अगले 8 दिनों में ख़त्म हो जाएगा और फिर 33 सालों के लिए स्टेबल एरा आएगा।
लेकिन जिन कहती है कि जिस मेथड से काउंट ये बता रहा है उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है, ये बस भविष्यवाणी कर रहा है। लेकिन फिर भी राजा काउंट की बात मानता है। अब इस गेम में समय को आगे भी बढ़ाया जा सकता है तो जिन जमीन पर हाथ रखती है और 8 दिन बीत जाते हैं, जिसका मतलब अब स्टेबल ईरा आ गया है, तो राजा सबको रिहाइड्रेट करने का आदेश देता है और सारे सिपाही डिहाइड्रेटेड लोगों की स्किन को पानी में डाल देते हैं और हम देखते हैं कि सच में लोग रिहाइड्रेट के जरिए जिंदा हो गए हैं। ये देख जिन फॉलोअर को भी पानी में डालती है जिससे वो भी जिंदा हो जाती है। लेकिन तभी जो मौसम इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ सूरज गायब होने लगता है और कुछ ही देर में यहाँ एक बर्फीली आंधी आती है जिससे सभी लोग जम जाते हैं। जिन फॉलोअर को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वह बर्फ बनकर टूटने लगती है। कुछ ही देर में यहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर सामने सोफान नाम की लड़की आती है, वही जिसने थोड़ी देर पहले जैक का सर काट दिया था, क्योंकि जैक को गेम में एंटर होने के लिए इनवाइट नहीं मिला था। सोफान भी एक एआई कैरेक्टर है। वो कहती है कि सिविलाइजेशन 100 सेंटीज भी मारी गई। लेकिन जिन ने ठीक बोला था कि काउंट की इस प्रेडिक्शन के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए जिन लेवल 2 पर आ गई है। लेकिन इस बार जिन को साइंस के जरिए एक लॉजिक से सिविलाइजेशन को बचाना होगा। तब हम आसमान में 3 सूरज देख पाते हैं और इन्हीं सूरज की मूवमेंट को जिनको प्रिडिक्ट करना है, यहाँ एक इंटरेस्टिंग सीन आता है जिसमें पता चलता है कि ये गेम किसी के सुपरविजन में चल रहा है। मतलब कोई दूसरी ओर से इस गेम के हर पहलू को देख रहा था। अगले सीन में हम क्लैरेंस को अपने बॉस वेड के साथ देखते हैं। क्लैरेंस बताता है कि ये माइक एवांस बड़ा ही अजीब आदमी है। इसका पैसा बहुत सी उल्टी जगहों में लगा हुआ है। क्लैरेंस बताता है कि हाल ही में आसमान में जो हुआ था, ठीक वैसा ही कुछ 1977 में हुआ था, जो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने डिटेक्ट किया था और तब इसे वाव सिग्नल कहा गया था, क्योंकि ये देख सारे साइंटिस्ट के मुंह से एक ही वर्ड निकला था, वाव। और सब इस कंक्लूजन पर आए थे कि ये किसी तरह का मैसेज पृथ्वी को भेजा गया है, किसी दूसरी दुनिया द्वारा, मतलब एलियंस ने भेजा था। ये मैसेज क्लैरेंस कहता है कि कोई भी इस मैसेज को डिकोड नहीं कर पाया था कि आखिर मैसेज में था क्या। और ये मैसेज ओहायो स्टेट के अलावा सिर्फ एक ऑब्जर्वेटरी डिटेक्ट कर पाई थी, जो चाइना में थी। क्लैरेंस एक बात और बताता है कि माइक एवंस उस वक्त मतलब 1977 में चाइना में रह रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है। 1977 के चाइना में इस वक्त तक कल्चरल रेवोल्यूशन का अंत हो चुका था, जो 1966 से 1977 तक चली थी और चीज़ें बदलने लगी थीं, जहां पिछले एपिसोड में पेड़ों की कटाई चल रही थी। और यहीं एंट्री होती है माइक एवंस की, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पेड़ कटने से तबाह हुई बर्ड स्पीशीज को बचाने का मिशन शुरू किया। और उसका कहना था कि पेड़ काटकर हमने बर्ड्स की दुनिया खराब कर दी है, कई बर्ड्स स्पीशीज विलुप्त हो रही हैं और इसलिए वो यहाँ पेड़ उगाने के काम में लगा हुआ है। ये वेंजिए अपने कलीग यंग के साथ इवान से मिलती है। दरअसल बेस वाले एक जगह ढूंढ रहे हैं जहां एक रेडियो एस्ट्रोनॉमी लैब बनाई जाएगी। ये वेंजिए इसलिए ही इवान से मिलने आई है क्योंकि जिस जगह में इवान्स पेड़ उगा रहा है वही जगह बेस द्वारा फाइनल की गई है। लेकिन जब ये वेंजे इवान्स की बातें सुनती है तो वो थोड़ी सोच में पड़ जाती है। उसे इवान्स के घर पर एक बुक दिखती है जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग, जो ये वेंजे ने भी पढ़ी होती है। अब ये बुक एक ग्रेटेस्ट बुक में आती है जो कहती है कि हम इंसान एनवायरनमेंट को अपने फ़ायदे के लिए ख़राब कर रहे हैं और फ्यूचर में हमारे लिए घातक साबित होगा। फिर ये वेंजे उसी बुक से एक लाइन दोहरा है, इन नेचर नथिंग एग्जिस्ट्स अलोन। मतलब नेचर एक कॉम्प्लेक्टेड सिस्टम है जिसमें सब जुड़े हुए हैं। जैसे एक प्लांट को सनलाइट चाहिए ग्रो करने के लिए, फिर वही प्लांट्स कुछ एनिमल खाते हैं, यानी कि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर ये वेंजिए इवान से कहती है कि वो अपने बेस में रिक्वेस्ट करेगी कि इस जगह पर लैब ना बनाएं, क्योंकि अगर लैब बनेगी तो ये प्लांट्स फिर से उखाड़ दिए जाएंगे। फिर ये दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और कुछ तो कनेक्शन हम भी इन दोनों के बीच फील कर पाते हैं। अब क्योंकि कल्चरल रेवोल्यूशन का अंत हो चुका था तो चाइना में सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा था। ये वेंज उस लड़की से मिलती है जो पहले एपिसोड में रेड गॉड थी और उसने बेल्टों से ये वेंजे के फादर को मार डाला था। ये वेंजे यह देखकर हैरान हो जाती है कि उस लड़की को अपने किए का कोई भी पछतावा नहीं है। फिर वो अपने बेस वापस आकर काम करने लगती है और कुछ देर बाद उसे वही मैसेज अपने मॉनिटर में मिलने लगते हैं जिसके बारे में प्रेजेंट टाइम में क्लैरेंस वेड को बता रहा है। ये वेंजे इस मैसेज के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। हमें दिखाया जाता है कि किसी एलियन स्पीशीज ने मैसेज भेजा है, मतलब रेड कॉस्ट बेस से भेजे गए मैसेज किसी प्लेनेट तक जरूर पहुंचे हैं। मैसेज में लिखा था, तुम्हारे सिग्नल हमें मिल गए हैं, लेकिन मेरे इस संदेश का जवाब मत देना। अगर तुमने ऐसा किया तो हम पृथ्वी पर कब्जा कर लेंगे।
अब इस मैसेज को देखकर ये वेंजे थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके साथ क्या क्या बुरा हुआ था। वो जस्ट अभी अपने फादर के कातिल से मिलकर आई थी, जिसे कोई पछतावा नहीं है। मतलब यहाँ पर ये वेंजिए ने कल्चरल रेवोल्यूशन के चलते वो सब कुछ देख लिया था, जिस वजह से उसका इंसानियत से भरोसा उठ गया था। वो डिसाइड करती है और एक मैसेज भेजती है, यहाँ आ जाओ, हम अपने आप को नहीं बचा सकते हैं और पृथ्वी पर राज करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में क्या होगा, ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।